नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनके खिलाफ उधर महाभियोग की तैयारी हो रही है। सरकार की कोशिश है कि इसी सत्र में जो 21 तारीख को शुरू होने वाला है, उनके खिलाफ मोशन लाया जाए। और इस बीच यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जांच की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं, उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है और ढेर सारे सवाल खड़े किए। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह हैं। ज्ञानंद जी, उधर सरकार तैयारी कर रही है और इधर जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उसमें एक सवाल ये भी है कि सीजीआई के पास ये अधिकार ही नहीं है। सीजीआई ने जो ये इन हाउस इंक्वायरी कमेटी का गठन किया था, वही संवैधानिक नहीं है। देखिए, ये सही था पर अब नहीं है, क्योंकि जो इन हाउस की जो प्रक्रिया थी वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में लिया गया था और उसके बाद इन हाउस प्रक्रिया को अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी में लाने के लिए किया गया था। लेकिन सब्सिक्वेंटली इसे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में, मध्य प्रदेश का शायद जजमेंट है, उसमें उसमें ले लिया गया, समन्वय कर दिया गया, जिसके बाद ये आर्टिकल 142 के तहत का है, क्योंकि यहाँ पे एक वैक्यूम था। उसी वैक्यूम को भरने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए और समाज में जुडिशरी की साख को बनाए रखने के लिए इन हाउस प्रक्रिया बनाई गई थी। यस, वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव था, बट बाद में जब वो जजमेंट में समन्वित कर लिया गया तो उसके बाद आर्टिकल 142 के तहत वो आज के डेट पे कानून है और वो कानून के तरह एप्लीकेबल है, सारे जजेस पे एप्लीकेबल है। अगर किसी को आपत्ति है या थी तो उस जजमेंट को चैलेंज करना पड़ेगा और जिस जजमेंट में इस प्रक्रिया को और भी एलेबोरेटली मेंशन किया गया है। तो ये जो पिटीशन आई है, तो जब सुनवाई अगर होती है, यशवंत वर्मा की इस पिटीशन पे सुनवाई होती है, तो क्या हम उम्मीद करें कि उस सवाल पर भी सुनवाई होगी कि वो फैसला, वो व्यवस्था जो बनाई गई, वो व्यवस्था सही है या गलत? देखिए, उसमें आपको प्रॉपर आप यहाँ पे आप एक रिट पिटीशन लेके आए हैं। रिट पिटीशन में आप ये बोलते हैं कि आपके राइट्स का हनन हुआ है। इसमें आप उस कानून को ही चैलेंज नहीं करते, उस कानून के तहत, उस समय के कानून के तहत आप पे कार्रवाई नहीं हुई है। ये आर्टिकल 32 में हम आते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार का, यहाँ पे चूँकि वो कानून ही है, पहले आप कानून को भी चैलेंज करेंगे, उसके बाद बोलेंगे मेरे लिए, तो इसका मतलब दूसरे शब्दों, इन अदर वर्ड्स, आप ये बोले कि मेरे लिए कानून नहीं होना चाहिए। मैंने पहले था तो ठीक था, मेरे पर आया तो ये कानून, सामने कानून पे सवाल आप आर्टिकल 32 या तो मौलिक अधिकार के लिए आते हैं या अपने राइट्स के वायलेशन के लिए आते हैं। दोनों एक साथ नहीं होते। दोनों एक साथ नहीं होता। एक सवाल ये, एक साथ होता है। उन्होंने कई बातें कही हैं। उसमें एक बात उन्होंने ये भी कहा कि जिस ढंग से तत्कालीन सीजीआई जस्टिस खन्ना ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया, सरकार को ये भी लिख दिया, उनको बिना मौका दिए, उनको सुनवाई का मौका दिए बगैर सरकार को लिख दिया कि इनके खिलाफ हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसको कैसे देखा? देखिए, प्रक्रिया तो पूरी की गई, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि जो इन हाउस प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा और ट्विक किया गया था। उसमें यह है कि जिस भी हाई कोर्ट से है, पहले उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उस मामले को देखेंगे। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस ने इनसे उसका रिस्पांस भी मांगा, सो कॉज दे के रिस्पांस भी मांगा, और दोनों को, इन चीफ जस्टिस के पास जो तथ्य थे और इनके जो सो कॉज थे, उसको देखने के बाद चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट के थे, उन्होंने ये इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसमें और फर्दर प्रोब की ज़रूरत है। तभी वो यहाँ सीजीआई को लिखा और वो प्रक्रिया का पार्ट है। तब सीजीआई उस रिपोर्ट के बेसिस पे इन हाउस इंक्वायरी का गठन करते हैं। उन्होंने एक बात और कही है, उनके अलावा भी कई लोगों ने सवाल खड़ा किया कि पैसा उनके यहाँ मिला था, आउट हाउस में मिला था, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस पर कोई सवाल नहीं है कि पैसा मिला था, लेकिन पैसा किसका था, कहाँ से आया था, इसकी जांच नहीं हुई है। देखिए, वो एकदम सही है लेकिन गलत भी है। जहाँ तक रिमूवल या जो अभी प्रक्रिया उनके ऊपर चल रही है उसका मसला है,
तो उसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, एक सिविल प्रोसीजर है। और जैसे एक ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग देखते हैं वही चल रही है। अगर उनको उस जिस सवाल का वो जवाब ढूंढ रहे हैं, उस सवाल का जवाब इसी में है कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए था, तो उसमें किसका पैसा था, क्यों था, कैसे था, वो आना था। और एफआईआर में कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जो कि नहीं हुआ। अगर वो इस पे सवाल उठा रहे तो अपने ऊपर उनके ऊपर जो एफआईआर नहीं हुआ उस पे सवाल उठा रहे हैं। तो ये बात वो कह रहे हैं कि इस मामले में बिना एफआईआर दर्ज किए ही आगे कार्रवाई हो रही है, एफआईआर ही दर्ज नहीं हुआ है। ये मैंने हमेशा से ये बोला है कि ये गलत हुआ है। और एफआईआर रोकने की कोई भी प्रक्रिया, कोई भी जजमेंट एफआईआर को नहीं रोकता, जज को कोई इम्यूनिटी नहीं देता। और सिर्फ एक सेफ गार्ड है, जिस सेफ गार्ड को लेकर ये धारणा बनाई गई कि एफआईआर नहीं होगा। क्योंकि जब भी चीफ जस्टिस को ऑफ इंडिया को ये मैसेज हुआ कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लगा कि ये फ्रिवलस नहीं है, इससे जज कोई हरास नहीं होगा, अगर इन बिंदुओं पे अगर उनकी ये संतुष्टि थी, और मेरे हिसाब से थी क्योंकि बाद में उन्होंने इन हाउस इंक्वायरी ऑर्डर किया, अगर ऐसी संतुष्टि थी कि इससे जज हरास नहीं होंगे और फ्रिवलस नहीं है, कोई उनको परेशान करने के लिए नहीं कर रहा है, तो उनको एफआईआर के लिए गो अहेड करना था। अगर एफआईआर हुई होती तो आज जस्टिस यशवंत वर्मा को ये सवाल खड़ा करने की नौबत नहीं आती। उन्होंने इस याचिका में सवाल खड़ा किया है कि एफआईआर कहाँ थी, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ, बिना एफआईआर के आगे कार्रवाई कैसे हुई। तो ये एक सवाल है, इस सवाल जायज़ है। अब एक बात और, इसलिए भी जायज़ है क्योंकि एक जज का घर सेफ हाउस हो सकता है, वहाँ कई सिक्योरिटी वाले हैं, कई लोग होते हैं, वो सोच सकते हैं कि जो पैसे हमारे पास हैं जज के घर में रख दें, आउट हाउस में कोई वो नहीं होगा। तो इस एफआईआर ना होने से हो सकता है कि जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर कभी केस ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। जांच कमेटी बना दी गई, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई, जस्टिस यशवंत वर्मा से पद से हटने को कह दिया गया, उनसे जुडिशियल वर्क वापस ले लिया गया, और जस्टिस वर्मा का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल हुआ। ये मीडिया ट्रायल को कैसे देख रहे हैं? मीडिया ट्रायल देखिए, मेरे इसमें मैं पहले से ही बोलता हूँ, मीडिया ट्रायल अगर नहीं होता तो क्या होता, आप खुद देख रहे हैं कितने दिनों बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक्ट किया। मैं वकील हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पे ही एक्शन शुरू हुआ, या ये दिखने को आया। जो कुछ भी हुआ रिपोर्ट के बाद ही, अगर अंदर हो रहा था तो हमने नहीं देखा और दिखा नहीं हमें, और जो भी आया मीडिया रिपोर्ट के बाद आया, उससे प्रेशर आया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने वेबसाइट पे लगा दिया, वेबसाइट पे ऐसे ऐसे वीडियोस लगाए जो कि हम एज एन एडवोकेट अपने क्लाइंट के लिए अगर ऐसे वीडियो आते हैं तो मेरे पास अधिकार होता है उसको फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, क्या वो सही है गलत है। और आप अगर ऑथोरिटेटिव वेबसाइट से आप उसको डाल देते हैं तो केस तो प्रेजुडिस होगा ही। तो आपको लगता है कि उस समय जो जस्टिस सीजीआई जस्टिस खन्ना ने किया वो कानूनी तौर पे न्याय संगत नहीं था? देखिए, प्रक्रिया के तहत नहीं था। जो इन हाउस प्रक्रिया इन्होंने खुद ले डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें पूरी सेफ गार्ड है। पहले हाई कोर्ट के जज करेंगे, उसके बाद आप इन हाउस करेंगे। जब इन हाउस आपने बनाया और सारी सवाल और जवाब को आपने पब्लिक में डाल दिया, तो फिर कहाँ वो रहता है, प्रिजुडिस नहीं होगा मामला। जो सब लोग जान गए। अब मैं एज अ जज इम्पार्शियल नहीं हो पाऊँगा, हालांकि बोलते हैं लोग कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, लेकिन जब मुझे पता लगेगा कि सारे लोगों ने ये वीडियो देखा है, उसके बाद मैं कैसे बोलूँगा कि ऐसा नहीं हुआ है। जज के ऊपर भी एक संकोच होता है। ये मतलब ये कि प्रक्रिया पालन किए बगैर जस्टिस यशवंत वर्मा को सजा दी जा चुकी है, अभी बस पद से हटाने की प्रक्रिया बाकी है। नहीं, प्रक्रिया पूरी फॉलो की गई। उसमें कुछ बिंदुओं पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है। मैं मानता हूं कि अगर कमेटी के पहले इन रिपोर्ट्स को पब्लिक में डाला गया तो उनके केस को प्रिजुडिस किया गया।
बस इतना ही है। बाकी प्रक्रिया उनको कई बिंदुओं पे, कई लेवल पे उनके ऊपर इंक्वायरी हुई है और जिन लोगों ने इंक्वायरी की है उनकी जस्टिस वर्मा से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी और सारे ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे। पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ने यह पाया कि इंक्वायरी की ज़रूरत है। उसके बाद 3 जजेस की इंक्वायरी कमेटी बनी, उन्होंने ये देखा है। तो ये बोलना कि उनको मौका नहीं मिला, ये मैं नहीं बोलता। उनके ऊपर पूरी प्रक्रिया फॉलो की गई और मैं अब फॉरगेट अबाउट ऑल दिस, ये प्रक्रिया नहीं भी होती तब भी जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया है होनी चाहिए थी और हो रही है और हो सकती थी। अब एक सवाल ये कि उधर इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है, मोशन आने वाला है, इधर याचिका आ गई, आप क्या देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस याचिका को स्वीकार किया, सुनवाई के लिए स्वीकार किया, तैयार हुआ, तो क्या इसका असर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पे पड़ेगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट में जो नोटिस ऑफ मोशन में के साथ जो दस्तावेज लगाए जाते हैं उसको इस केस में तो बहुत ज़्यादा दस्तावेज हैं, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट ही है। इससे कम भी होते हैं और कम ही होते हैं जो प्रिजम्पशन है, क्योंकि पहली प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। कुछ एमपीज़ के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया, उसके बेसिस पे वो इम्पीचमेंट मोशन मूव कर सकते हैं। इतनी गहन जांच के बाद नहीं होती। तो कुछ कर्सरी भी जो एक टू पॉइंट आउट समथिंग कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ होगा जिसके लिए इंक्वायरी की ज़रूरत है, इतनी ही डॉक्यूमेंट अगर लगा के आप नोटिस ऑफ मोशन डालते हैं तो स्पीकर या चेयरमैन उन डॉक्यूमेंट्स को देख के उनको डिसीजन लेना होता है कि क्या हम इसमें कमेटी बनाना चाहिए या वहीं पे बंद करना चाहिए। तो इसमें इतने डॉक्यूमेंट्स, इतनी न्यूज़ रिपोर्ट्स और इतने तथ्य हैं जिसमें ऑब्वियसली पब्लिक ऑफिशियल्स भी हैं, पुलिस है, लोग और भी जिन्होंने स्टेटमेंट दिया, फायर डिपार्टमेंट है, इतनी ही तथ्य काफ़ी हैं। इंक्वायरी में उनको गिल्टी जो होल्ड किया गया नहीं भी किया गया कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो स्पीकर कॉग्निजेंस लेता है इसी बात पे लेता है कि इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है और तब वो जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत कमेटी बनाता है। ऐसा तो इस इंक्वायरी के पहले यही इन्फ्रेंस चीफ जस्टिस खन्ना ने ड्रॉ किया, तभी तो इंक्वायरी कमेटी बनाई। यही काम जो जस्टिस खन्ना ने इंक्वायरी कमेटी बनाई वही काम स्पीकर को करना है। तो अब यही सवाल थोड़ा स्पष्टता के लिए कि चूंकि इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है, वो कमेटी जब मोशन जब मूव होगा तो रिपोर्ट होगी स्पीकर के पास या चेयरमैन के पास, तो ऐसी सूरत में क्या जजेज इंक्वायरी एक्ट के तहत जो एक कमेटी बनाने का प्रावधान है जो पार्लियामेंट बनाती है, संसद की तरफ बनाया जाता है, क्या उसकी ज़रूरत होगी? एकदम ज़रूरत होगी, उसके बिना इम्पीचमेंट नहीं होगा, क्योंकि जो संविधान में लिखा है कि जजेस कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, जो शब्द रिलेवेंट शब्द है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर। प्रूव्ड शब्द जो है उसके लिए ही संविधान में डेलीगेटेड उसके लेजिस्लेशन के तहत जजेस इंक्वायरी एक्ट बना, क्योंकि जजेस को पार्लियामेंट संविधान के तहत अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट नहीं हटा सकता अनलेस अनटिल वो मिसबिहेवियर प्रूव हो। तो उस प्रूव के लिए जब प्रक्रिया बनी हुई है तो उसी प्रक्रिया के तहत वो प्रूव होगा। और अगर देखिए, अगर ऐसा हो जाता है कि कमेटी बोलती है कि नहीं इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, उसके बाद पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर और उसके बाद अगर वो पार्लियामेंट की कमेटी अगर बोलती है, लोकसभा या राज्यसभा जो कमेटी बनाई जाती है, अगर वो बोलती है कि ये निर्दोष हैं, तो इस इन हाउस इंक्वायरी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहता। कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो प्रूव्ड जो है मिसबिहेवियर है उसके अगर प्रूव नहीं हुआ है तो यही तो जजेस को सेफगार्ड है संविधान में, और प्रूव वहीं से होना है। प्रूव वहीं से होना। अच्छा, अब एक सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई हो रही है, उधर मोशन आ गया है, क्या इस आधार पर पार्लियामेंट से जस्टिस वर्मा मांग सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं क्या कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं करता, सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक आप इस महाभियोग की प्रक्रिया को रोक दें? जस्टिस वर्मा खुद जज रहे हैं, उनको यही सवाल, यही जवाब सुप्रीम कोर्ट से मांगना चाहिए कि उस प्रक्रिया को स्टे करें, रादर देन पार्लियामेंट से ये बोल के कि इसको स्टे किया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट में जो प्रक्रिया होगी वो स्पीकर अपने विवेक से
उनके पास जो दस्तावेज गए हैं, उनके नॉलेज में जो भी डाला जाएगा, उसके आधार पे वो फैसला इस सवाल को मैं बदल रहा हूँ। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है पार्लियामेंट को कि हम इस मामले को देख रहे हैं, हम इस मामले में जब तक फैसला नहीं लेते तब तक इस महाभियोग की प्रक्रिया को आप रोक दीजिए? मैं जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन कर सकता है। स्पष्टता के लिए बस इतनी समझ लीजिए बात कि जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया उधर संसद में शुरू होने वाली है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात की बातें हैं, लेकिन अभी की स्थिति ये है कि दुनिया की नज़र में जस्टिस वर्मा दोषी ठहराए जा चुके हैं। वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी थी, उस रिपोर्ट की तमाम बातें आ चुकी थी। सबको पता है कि उनके घर, उनके कैंपस से, आउट हाउस से ही सही, भारी मात्रा में पैसे मिले थे, नोट मिले थे, और वो रिपोर्ट सबने देखा है। सीजीआई को ऐसा लगता है, तत्कालीन सीजीआई को ऐसा लगा था कि इनको हटाया जाना चाहिए। उन्होंने जस्टिस वर्मा को कहा भी था कि आप खुद ब खुद इस्तीफा दे दीजिए। वो जब नहीं माने तो सरकार को कह दिया कि इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अब सरकार की कोशिश होगी कि आम सहमति से आपस में सभी पार्टियों में सहमति बनाकर इस महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा किया जाए, क्योंकि जब तक सहमति नहीं बनेगी महाभियोग से हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, इतना आसान नहीं होगा। और इसी बीच इस महाभियोग, जस्टिस वर्मा के महाभियोग के रास्ते में एक और मसला है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का। उनके खिलाफ राज्यसभा के 50 सांसदों ने पहले से महाभियोग के लिए नोटिस राज्यसभा के सभापति को दिया हुआ है। उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, नोटिस वैसे पड़ा हुआ है। उस पर भी हलचल होगी, कोशिश होगी कि जब जस्टिस वर्मा की बात हो तो जस्टिस शेखर यादव की भी बात हो। तो ये देखना होगा कि होता क्या है। क्या जस्टिस यादव के महाभियोग की मांग के बीच में जस्टिस वर्मा छूट जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट के दखल से कुछ नई बात बनेगी। कैमरा वीडियो बना रहे हैं नितिन, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।